दोस्तों, 1999 के कारगिल वॉर में भारत ने अमेरिका से मदद मांगी। हमें जीपीएस कोऑर्डिनेट्स दे दीजिए। अमेरिका ने मना कर दिया और न चाहते हुए भी भारत को युद्ध में उतरना पड़ा, नहीं तो शायद वो युद्ध होता ही नहीं और हमारी एयरफोर्स, हमारे मिसाइल सिस्टम ही सब कुछ पहले ही सेट कर देते। लेकिन उससे हमने एक सीख सीखी, वो यह है कि अगर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को देश डेवलप नहीं करता है तो हमें दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। तो 2006 में IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को मंजूरी मिली, यानी अब भारत के पास खुद का नेविगेशन पोजिशनिंग सिस्टम होगा। 7 स्पेसक्राफ्ट, 3 जियो स्टेशनरी, 4 जियो सिंक्रोनस। ये जो स्पेसक्राफ्ट होंगे ये भारत बनाएगा। लॉन्च इनको भारत का PSLV एक्सेल करेगा। ग्राउंड स्टेशन भारत के होंगे। नेविगेशन के लिए, कंट्रोल के लिए, मैनेजमेंट के लिए सब कुछ इंडियन टेक्नोलॉजी होगी। और जो रिसीवर्स होंगे जो सिग्नल को कैच करेंगे यूजर टर्मिनल पे, वो भी इंडियन होंगे। टोटल 1400 करोड़ का बजट पास हुआ, जिसके अंदर लॉन्च व्हीकल की कॉस्ट, सैटेलाइट की कॉस्ट और ग्राउंड स्टेशन की कॉस्ट को लिया गया। बट देन इट वाज रियलाइज्ड कि सैटेलाइट तो और भी लॉन्च करने होंगे, तो 2 रिप्लेसमेंट सैटेलाइट्स, उसके लिए 2 एक्स्ट्रा लॉन्च व्हीकल की कॉस्ट को ऐड करके बजट को तकरीबन 2200 या 2300 करोड़ तक बढ़ा दिया। इस वक्त तक हमने 10 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करे हैं इस पर्टिकुलर मिशन में। अब इसका नाम नाविक हो चुका है, नेविगेशन बाय इंडियन कॉन्स्टलेशन। और उन 10 में से हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बस 4 ही स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशनल हैं। सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट IRNSS-1A, उसके अंदर क्लॉक फेलियर हुआ। इन स्पेसक्राफ्ट के अंदर दोस्तों एटॉमिक क्लॉक ही सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। क्यों? क्योंकि टाइम की इंफॉर्मेशन के बिना पोजीशन को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है और उसके कारण स्पेसक्राफ्ट कोई काम का नहीं बचा। 2017 में हमारा IRNSS-1 खत्म हो चुका था, उसके रिप्लेसमेंट की प्लानिंग करी गई और 2017 में ही IRNSS-1H को प्लान किया गया रिप्लेस करने के लिए 1A को। बट देन लॉन्च फेलियर, पेलोड फेयरिंग्स ही अलग नहीं हुई और 1H ऑर्बिट तक पहुंचा ही नहीं। तुरंत 2018 में हमने IRNSS-1I लॉन्च किया और वो अभी ऑपरेशनल है। तो हमारे पास IRNSS-1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I और NVS-01 ये लॉन्चेस हुए हैं, जिसमें से 1B, 1F, 1I एंड NVS-01 ऑपरेशनल है। बाकी कुछ स्पेसक्राफ्ट हैं जो कि सिर्फ हमें मैसेजिंग के लिए हेल्प करते हैं। मैसेजिंग इन द सेंस कि अगर ग्राउंड स्टेशन पे, यूजर टर्मिनल पे वो कैपेबिलिटी है कि वो इन स्पेसक्राफ्ट से मैसेज रिसीव कर सके, तो अलर्ट के मैसेज भेजे जा सकते हैं। जैसे कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन की सिचुएशन है, फिशरमैन को हमें अवेयर करना है। These spacecrafts play a very vital role. प्रपोज ये किया गया कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन में नंबर ऑफ स्पेसक्राफ्ट को 7 से 11 कर दिया जाएगा। अभी प्रपोजल है कि 24 कर दिया जाएगा विद सम स्पेसक्राफ्ट इन MEO। पूरी दुनिया को हम GPS के जैसा हमारा नाविक का पोजिशनिंग सिस्टम प्रोवाइड करा सकें। नाविक सिस्टम के अंदर 2 फ्रीक्वेंसी बैंड यूज होते हैं, L5 एंड S। सबसे ज्यादा जो कमर्शियली यूज होने वाला बैंड है वो है L1। वो नाविक में नहीं था, लेकिन हमारी सेकंड जनरेशन स्पेसक्राफ्ट NVS के अंदर हमने L1 बैंड को भी अकोमोडेट कर लिया है। क्या फायदा होगा? L1 बैंड दोस्तों लो पावर वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पोजिशनिंग के लिए यूज होने वाला बैंड है। इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है जो GPS को यूज करता है, वो हमारे नाविक सिस्टम को भी सपोर्ट करेगा। तभी तो इसको सेकंड जनरेशन कहा जा रहा है। यहां पर दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम बात करते हैं GPS की, तो GPS के अंदर जब सिग्नल को धरती पर भेजा जाता है फॉर नेविगेशन पोजिशनिंग, तो वहां पर जब एक सिग्नल अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर कर धरती तक पहुंचता है, फिर उसको वापस रिसीव किया जाता है, तो उसके अंदर कुछ डिलेज आ जाते हैं एटमॉस्फेयर के कारण। इसको हटाने के लिए एक मॉडल यूज किया जाता है और उस मॉडल से कैलकुलेट करके बताया जाता है कि शायद इतना एरर आया होगा, शायद। लेकिन हमारे नाविक सिस्टम के अंदर हम 2 बैंड यूज करते हैं, L5 एंड S, जिसके चलते इन दोनों बैंड को कंपेयर करके डिले को कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो क्या फायदा?
नाविक का नेविगेशन डेटा जीपीएस से ज़्यादा एक्यूरेट है। हम अगर बात करें कि शुरुआत कब हुई थी इस सब की, तो 2006 में प्लानिंग के बाद 2010 में डिस्कस किया गया था कि लॉन्च करी जाएंगी स्पेसक्राफ्ट। 2011 में पहला लॉन्च एक्सपेक्टेड था, लेकिन पहला लॉन्च 2013 में हुआ और IRNSS सीरीज का आखिरी स्पेसक्राफ्ट 1I 2018 में गया, जिसने 1A को रिप्लेस किया था। 2023 में NVS 01 का GSLV लॉन्च व्हीकल के ऊपर लॉन्च हुआ था और अब हम NVS 02 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च होता हुआ देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में। हम अगर बात करें ग्राउंड स्टेशन सपोर्ट की, तो प्रेजेंटली अभी इंडिया में 16 रेंज स्टेशन हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया प्लान कर रहा है और भी स्टेशंस ब्रुनेई में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में और फ्रांस में। अगर सर्विसेज की बात करें तो यहां पर 2 सर्विसेज ऑफर करी जाती हैं IRNSS और नाविक में। एक है स्टैंडर्ड सर्विस यानी सिविलियन यूज के लिए और एक है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। मोस्टली IRNSS की बात करें तो ज्यादातर जो सर्विसेज थी वो रिस्ट्रिक्टेड ही थी, लेकिन जैसे ही L1 बैंड इंप्लीमेंट हो जाएगा NVS सीरीज के अंदर, सेकंड जनरेशन के अंदर, देन दिस विल बिकम मोर एक्सेसिबल फॉर द सिविलियन यूज और उसके लिए चिपसेट्स भी बनने तैयार हो गए हैं दोस्तों, जो कि सपोर्ट करेंगे इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को। अगर कंपेयर करें कि ये फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन क्या है, तो IRNSS की जितनी भी स्पेसक्राफ्ट थी वो ज्यादातर 1300 से 1400 किलो की होती थी और 10 साल का उनका लाइफ स्पैन होता था। नाविक के अंदर जो सेकंड जनरेशन स्पेसक्राफ्ट जा रहे हैं, NVS 01 जो गया, NVS 02 जो अभी जाने वाला है, उनकी लाइफ साइकिल 12 साल की होगी और वो तकरीबन 2000 किलो के हैं। तो वजन भी बढ़ गया है, लाइफ साइकिल भी बढ़ गई है। साथ में सबसे बड़ी बात, जो मेन इशू था वो था क्लॉक फेलियर का, तो उसके लिए अब इंडिजिनियसली डेवलप्ड रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक को फ्लाई किया जा रहा है इन स्पेसक्राफ्ट के ऊपर। इन स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एक और प्रॉब्लम को मिटिगेट करने की कोशिश की गई और उसके लिए काफी सिमुलेशंस करे गए, काफी बार कोड को टेस्ट किया गया और वो यह था कि जब हम बात करते हैं लोकेशनिंग की, जब हम बात करते हैं नेविगेशन डेटा की, तो अगर बहुत ही क्लस्टर्ड एरिया जहां पे खूब सारी बिल्डिंग है, तो वहां पर कभी कभी सिग्नल जो है वो गलत इंफॉर्मेशन देता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बिल्डिंग्स। या फिर अगर हम कोई ऐसी लोकेशन में हैं जहां पर सिग्नल सीधा पहुंच नहीं पा रहा है, रिफ्लेक्ट होकर पहुंच रहा है, तो वहां पर भी इंफॉर्मेशन हमें गलत मिल जाती है। ऐसी सिचुएशंस को भी इजीली हैंडल करने के लिए, उन सारी सिचुएशंस के लिए भी इस बार इसरो ने जो सेकंड जनरेशन स्पेसक्राफ्ट है उसके अंदर एल्गोरिथम्स को अच्छे से ट्रेन भी किया है। सेकंड जनरेशन NVS स्पेसक्राफ्ट्स के अंदर टोटल 7 लॉन्चेस होंगे दोस्तों और 2029 तक ये कॉन्स्टेलेशन पूरा हो जाएगा, जिसके बाद इसरो का बड़ा एम है मिडिल अर्थ ऑर्बिट में 24 स्पेसक्राफ्ट को प्लेस करके ग्लोबल कवरेज देना। तो ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट आवर नेक्स्ट जनरेशन नाविक स्पेसक्राफ्ट। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बेल आइकन जरूर से दबा देना। लाइव स्ट्रीम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया दोस्तों। पहुंच जाना 29 तारीख को सुबह 5:30 बजे ही बैठ जाएंगे अपन आंखें गाड़ कर लॉन्च देखने के लिए। बहुत कुछ डिस्कशन भी करेंगे एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना हाउ मच इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड यू आर फॉर द अपकमिंग लॉन्च। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।